Hello student, welcome back in the learning of branch accounts, right? ब्रांच अकाउंट आप लोग सीख रहे हैं और ब्रांच अकाउंट की क्या तारीफ करें, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, सुंदर है। और क्यों सुंदर है? क्योंकि ऑन डिमांड रहता है। ऑन डिमांड क्यों रहता है? नया चैप्टर है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में ये है उनके लिए। और दूसरा, इसको समझने का तरीका अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है और क्यूरोसिटी इसकी लास्ट तक बच्चों के दिमाग में रहती है। और क्योंकि नया टॉपिक है, इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको ढंग से किया समझा जाए। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है डिफरेंट लेवल्स पे, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल और लॉजिकल चैप्टर है। और इसका परसेप्शन स्टार्टिंग से डेवलप होता है। अगर स्टार्टिंग से आपने सोच लिया कि साहब थोड़ा हार्ड है या फिर कोई गलत इंप्रेशन आपके साथ रहा, तो फिर उस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। लेकिन स्टार्टिंग से अगर अच्छे से एक एक पॉइंट को अगर आपने समझ लिया है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने एक एक पॉइंट को समझाते हुए फर्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से दिया, जिसके अंदर ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया और जिसमें आपको बताया डेटर्स का अकाउंट भी साथ में हम कैसे बनाते हैं। बात ये है कि ब्रांच अकाउंट के जो मेथड्स हैं ना, उसमें सबसे पहला है सिंपल ब्रांच सिस्टम, राइट। दूसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम। फिर आगे एक एक करके मेथड्स बढ़ते हैं। सारे नाम बता के फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पहले सिंपल ब्रांच सिस्टम, तो उसमें भी हम उस ब्रांच के लिए सीख रहे हैं जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? अपने हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है। किस लिए डिपेंडेंट है? गुड्स हेड ऑफिस से आएगा तभी बेचेगी, राइट। तो डिपेंडेंट है। बाकी के उसमें भी दो बातें हैं, दो तरीके के सवाल हैं सिंपल ब्रांच सिस्टम में। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए कि गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव करेगी तब बेचेगी। उसमें भी दो कैटेगरी हैं। हेड ऑफिस से जो गुड्स आएगा वो एट कॉस्ट आएगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। दूसरी कैटेगरी होगी कि हेड ऑफिस से जो गुड्स ब्रांच के पास आएगा वो इनवॉइस प्राइस पे आएगा, राइट। आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट प्राइस पे गुड्स अगर ब्रांच रिसीव करती है हेड ऑफिस से, उसी से रिलेटेड है, राइट। लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट ढंग से समझाया गया था। उस फॉर्मेट का इम्प्लीमेंटेशन इन द न्यूमेरिकल कैसे होगा, सवाल को शुरू कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, सवाल में दी हुई इन्फॉर्मेशन को कैसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से सॉल्यूशन इन टाइम करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, राइट। सो बी अटेंटिव, बी सिंसियर, बी वेरी केयरफुल इन इट्स लर्निंग। अभी करना क्या है हमको? आई रिपीट, मैं वही, आज क्या टॉपिक है? ब्रांच हेड ऑफिस से जो गुड्स रिसीव कर रही है कॉस्ट प्राइस पे रिसीव कर रही है। अगला टॉपिक होगा इनवॉइस प्राइस पे जब रिसीव करेगी तो कैसे डील करेंगे। अभी ब्रांच अकाउंट का पूरा फॉर्मेट इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे गिवन न्यूमेरिकल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या जानकारी इसके अंदर है। मैसर्स महाजन ब्रदर्स इनवॉइस। अब बच्चे इनवॉइस देख के बस समझ लेना इनवॉइस कर रहा है, वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है। अभी सर कह रहे थे कि कॉस्ट प्राइस पे भेजती है, यहाँ पे कह रहे हैं इनवॉइस। इनवॉइस इज अबाउट सेंडिंग, इनवॉइस प्राइस इज डिफरेंट थिंग। इनवॉइस इज सेंडिंग, गुड्स को डिस्पैच करना, राइट, टू देयर वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट। ये आ गया पॉइंट। मैंने कहा आपको कि क्या हम सीखेंगे? ब्रांच हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पर गुड्स को रिसीव करती है, ये सीखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल्स आपके पास है रिगार्डिंग साउथ ब्रांच, मतलब साउथ रीजन में कोई ब्रांच है, उससे रिलेटेड डिटेल्स आपके पास सप्लाइड है। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट देयर फ्रॉम। अभी जो सवाल में आगे जानकारी मुझे दिख रही है, डेटर्स की जानकारी दिख रही है, गुड्स सेंड टू ब्रांच की जानकारी दिख रही है, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें जैसे डेटर्स का बैलेंस वगैरह दे रखा हो, बैड डेट्स, मतलब डेटर्स से रिलेटेड कुछ दो तीन बातें हो गई हों, तो ये अप्रोप्रिएट रहता है कि डेटर्स का अकाउंट भी आप बनाओ, राइट। बिना पढ़े एक बार में सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा कि न्यूमेरिकल में कैसे इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे उस सीक्वेंस को आप देखिए। द पॉइंट इज, मैंने आपको बताया कि हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ये हमने लाइन खींच दी ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए। फिर इसके बाद हम बनाएंगे डेटर्स का अकाउंट, ब्रांच डेटर्स।
कब बनता है डेटर्स का अकाउंट, ये समझना जरूरी है। जब भी हमें डेटर्स की इंफॉर्मेशन दी हो और जैसे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हों और डेटर्स से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन एडिशनली के माल कितना बेचा, कितना पैसा रिसीव हुआ, तो बेटर रहता है कि आप डेटर्स का अकाउंट बना लीजिए। तो देखिए ज़रा, ऊपर डेट की बात नहीं की, बस केवल बताया ब्रांच एट कॉस्ट गुड्स रिसीव करता है हेड ऑफिस से। ये डिटेल्स आपके पास है साउथ ब्रांच की। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, कौन बनाता है ब्रांच अकाउंट? हेड ऑफिस बनाता है। तो हमारा ये जो रहेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रहेगा। कौन बना रहा है ब्रांच अकाउंट? हेड ऑफिस बना रहा है। कैसे बना रहा है? ये सारी जानकारी किसने दी है? ब्रांच ने दी है। किसको दी है? हेड ऑफिस को दी है कि साहब हमारे इतने डेटर थे, इतना आपने माल भेजा था, इतना आपका जो है हमने आपको रिटर्न कर दिया। इस तरीके से जानकारी ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी है। अब इस जानकारी को यूज करके हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच का अकाउंट, राइट। तो देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 16, राइट। और ये लिखा हुआ है गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग 2016, मतलब ये ईयर है 2016, अपडेट हो जाना चाहिए 2021 में हम लोग, राइट। चलो कोई बात नहीं, अपडेट किया है तो इसी से करेंगे। तो दिसंबर 2016 को हमारे डेटर्स की इंफॉर्मेशन है और स्टॉक ओपनिंग है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है, इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, राइट। और साल के जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है वो 1 जनवरी 2016 की है और साल के जो एंड की इंफॉर्मेशन है वो 31 दिसंबर 2016 की है। इज दैट ओके? अब कहाँ जानकारी दी होगी अकाउंट क्लोज होने वाले ईयर की? वो यहाँ दे देगा, यहाँ ऊपर कि अकाउंट क्लोजेज ऑन, या तो यहाँ दे देगा ऊपर, नहीं देगा तो आपको सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन बस देखना पड़ेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कब के हैं। अगर मान लो 31 दिसंबर 2016 के डेटर दिए होते, फिर 31 दिसंबर 17 के दिए होते, तो मेरा ईयर माना जाता वो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। ये बात समझना जरूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। सवाल को तुम तब कर पाओगे जब तुम इंफॉर्मेशन को सही से समझ पाओगे, राइट। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डेटर्स 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 2017 के अगर दे रखे होंगे तो मेरा ईयर होगा जनवरी 2017 से दिसंबर 2017, राइट। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर 16 के साथ अगर जनवरी 16 की कोई इंफॉर्मेशन होगी तो फिर मेरा ईयर होगा कैलेंडर ईयर 2016, राइट। जैसे यहाँ पे मेरे को स्टॉक की इंफॉर्मेशन दिख रही है, मतलब मेरे पास ऊपर सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को देख के पता कर रहा हूँ कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट यही नहीं पता कर पाएगा कि अकाउंट कब क्लोज हो रहा है तो सही सॉल्यूशन की बात भूल जाइए, राइट। अगर मुझे सोल्व करना होता तो अभी तक सोल्व हो गया होता। मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ, राइट। वीडियो लंबी इसीलिए होगी क्योंकि एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको। तो डेटर्स 31 दिसंबर, क्योंकि एक सवाल को ढंग से कैसे कराया जाएगा कि सारे रिलेटेड सवाल आप कर पाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन को ढंग से करने सीखने से मतलब है। डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 16, हम ये बात समझ चुके हैं कि क्या है ये क्लोजिंग। यहाँ हमारे अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर 16, राइट। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 16 की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोजिंग डेटर्स की है। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेटर्स में लिख दूंगा, ये है 40,000 रुपीज़ के। और जो क्लोजिंग डेटर्स है मैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपीज़ के, राइट। ऐसा नहीं करूँगा मैं, नहीं ना मैं करता हूँ ना करने की कहता हूँ कि आप पहले एक अकाउंट बना लो फिर उसके बाद दूसरा बना लो, राइट। जो इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ से रिलेटेड है सेम टाइम पे भेजिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स भेजा हमने ड्यूरिंग 2016 का मतलब इन द ईयर 2016, राइट। तो गुड्स ब्रांच को भेजा, तो यहाँ लिख दीजिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लिखेंगे अमाउंट 1,40,000,
जिसमें गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये माना जाए कि जितना गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा पूरा का पूरा ब्रांच ने रिसीव किया, राइट। गुड्स सेंड टू ब्रांच को मैं GSB लिखता हूँ इन शॉर्ट। फिर देखिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, व्हाट इज दिस? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया, किसको करेगी? ब्रांच रिटर्न गुड्स जिससे वो गुड्स रिसीव करती होगी। किससे रिसीव करती है? हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस से गुड्स ब्रांच के पास आता है, यहाँ लिखा जाता है। ब्रांच से हेड ऑफिस को रिटर्न भेजा जाता है, वो अपोजिट साइड में लिखा जाता है, राइट। और किस नाम से लिखा जाता है? जिस नाम से रिसीव हुआ उसी नाम से लिखा जाता है साहब। अमाउंट लिख दूं पहले में और बोलना है मुझे इस बारे में। बच्चे कहते हैं कि साहब ये तो रिटर्न हुआ है, आप गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से क्यों लिख रहे हैं? आप लिखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के नाम से। हम कहते हैं नहीं, इसी नाम से लिखना है। रीज़न उसका ये है कि हमें दूसरा अकाउंट नहीं खोलना है। अकाउंट के कुछ लॉजिक्स होते हैं। बुक में भले ही कहीं पर लिख दिया हो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के नाम से, लेकिन वो केवल उसी अकाउंट के जो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, लॉजिक नहीं है वो। लॉजिक ये है कि आप दूसरा अकाउंट मत खोलो। आपने दूसरा नाम लिखा, आपको सुविधाजनक तो हुआ, लेकिन अकाउंट दूसरा खुल गया। अगर आपको अपनी कन्वीनियंस से कुछ समझने के लिए इजी बनाना है, प्रेजेंटेशन को करना है, तो आप इसके नीचे बस ये लिख सकते हो, ब्रैकेट में रिटर्न टू हेड ऑफिस। ऐसा आप करते हो तो नया अकाउंट आपने नहीं खोला, काम भी पूरा हो गया और खाता भी नहीं बदला, राइट। अब आगे देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स वापस किया। तो कस्टमर्स कौन होते हैं? हमारे डेटर्स। हमारे से मतलब ब्रांच के डेटर्स, ब्रांच जिनको उधार माल बेचती है, राइट। तो उनसे माल वापस आया तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा। ध्यान से सुन लो, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया ब्रांच के क्रेडिट में, कस्टमर्स ने ब्रांच को वापस किया ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में। क्लियर? और ये लिखा जाता है सेल्स रिटर्न के नाम से। किस नाम से? सेल्स रिटर्न के नाम से। The amount has to be 3000। ठीक है, आगे देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। आगे देखिए, कैश सेल्स, नकद माल बेचा कितने का हमने? 86,000 का। ये मैंने आपको सिखाया था फॉर्मेट में कि जो भी पैसा, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसको कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखना। उसके पास नकद माल बेच के पैसा आया, वो पैसा प्लस उधार माल बेचा तो डेटर्स से जो पैसा कलेक्ट हुआ वो पैसा, दोनों का टोटल करेंगे। फिर उस टोटल में से लेस करेंगे जितने भी खर्चे ब्रांच ने अपने आप किए, हेड ऑफिस में नहीं, ब्रांच ने किए। ठीक है, दोबारा सुनिए, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स माइनस एक्सपेंसेस बाय ब्रांच। तो जो अमाउंट आता है वो कहलाता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कैश रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। कई नाम से बोल सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, बाय कैश अकाउंट, ये रेमिटेड टू हेड ऑफिस है, रेमिटेड टू हेड ऑफिस, RTO लिख दिया मैंने, राइट। अब वो शॉर्ट है, वो रेमिटेड टू हेड ऑफिस, रेमिटेड टू हेड ऑफिस, HO। अब सही है, RTHO हो गया। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगी, कैश सेल 86,000, राइट। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाई जाती, जिनको आपने क्रेडिट सेल की उसमें दिखाई जाती है, डेटर्स में। डेटर्स होते ही वो हैं जिनको हमने उधार बेचा है। तो हम टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, कितने रुपए? 1,20,000। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ पे मैंने क्रेडिट सेल नहीं लिखा, यहाँ भी मैंने सेल्स ही लिखा है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मैं डेटर में जो सेल दिखाऊंगा वो उधार बिक्री होगी, क्रेडिट सेल होगी, उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्रेडिट सेल लिखूंगा तो फिर दूसरा अकाउंट खुल जाएगा क्रेडिट सेल्स का।
इसलिए मैं उसको भी सेल्स ही लिखूंगा। यहाँ पर भी मैं केवल सेल लिख सकता हूँ, कैश को ब्रैकेट में कर सकता हूँ, राइट। तो लिख दो, लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। 1,20,000 रुपये की उधार बिक्री लिख दी हमने। अब देखिए, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 2,26,000 है मेरे पास। ये मेरे को दिया हुआ है सवाल में। क्या दिया हुआ है? जितना कैश मैंने हेड ऑफिस को भेजा, ये अमाउंट मेरे को सवाल में बता रखा है इसमें, राइट। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 2,26,000, ये वो अमाउंट इसने मुझे बता रखा है। अगर ये अमाउंट इसने नहीं बताया होता तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये मैं कैलकुलेट कैसे करता? जितने का नकद बेचा प्लस जितना डेटर से रिसीव हुआ, उसमें से मैं एक्सपेंसेस बाय ब्रांच लेस कर देता, तो ये अमाउंट आ जाता, राइट। अब लेकिन ये क्योंकि दे रखा है पहले से, तो फिर मुझे कुछ और निकालने में हेल्प करेगा। मैं देखूंगा सवाल कंप्लीट होने के बाद ये किस चीज़ में हेल्प करेगा मुझे। आगे देखते हैं। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस मैंने लिख दिया। अगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया होता तो यहाँ निकाल दो, यहाँ लिखता है। यहाँ कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दिया है, वो मैंने यहाँ लिखा। आगे देखते हैं। अलाउंस टू कस्टमर 800। कस्टमर को कोई भी आप बेनिफिट दोगे तो वो आप डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे। चाहे तो आप उसको कोई डिस्काउंट दोगे, चाहे कोई अलाउंस दोगे, सामान पहुंचाने की फैसिलिटी दोगे, कोई भी ऐसा खर्चा करोगे जो उसके बेनिफिट के लिए है डेटर के, कस्टमर के, तो वो आप डेटर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाओगे। ये डेटर को रिड्यूस करेगा। ब्रांच डेटर अकाउंट इंक्रीज होगा जो भी माल आप इसको बेचते जाओगे उससे, डिक्रीज होगा जितना भी पैसा रिसीव करते जाओगे, या फिर उसे छूट देते जाओगे, या फिर उससे पैसा रिसीव करना भूल जाओगे, या फिर उससे पैसा रिसीव नहीं हो पाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक मुझे कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। टू स्टॉक 1,16, अमाउंट 40,000। आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। 32,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट यहाँ आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स यहाँ आते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी वहाँ आता है। समझ में आता है? ध्यान से समझा करो, याद रखा करो। बैड डेट्स पैसा डूब गया 1,400 रुपये, दिखाओ डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स के नाम से 1,400 रुपये था ना। आगे देखिए, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ध्यान से देखना, सुनना, समझना और याद रखना। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 26,000 रुपये। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। इसमें केवल क्या है कि साहब रेंट है 1 जनवरी 16 से 31 जनवरी 17 तक का है, राइट। तो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2017 तक तो कितने महीने हो गए? 13 हो गए। जनवरी से दिसंबर 12 महीने हो गए, 16 तक ही, और 1 महीने का और 31 जनवरी 17 तक का है, तो 13 महीने का ही है। तो 13 मंथ्स का रेंट है। हम जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं आपके 31 दिसंबर को, तो हम वहीं तक के खर्चे उसमें दिखाएंगे। ये अगले साल के 1 महीने का और है, 1 महीने का ज़्यादा है तो वो प्रीपेड हो गया, राइट। उसको हम नहीं दिखाएंगे, उसको हम घटाएंगे। अच्छा, और बात सुनो जरा। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में 2 बैंक लिखते हैं, और एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच है तो वो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की कैलकुलेशन में लेस करते हैं, राइट। इसमें से लेस करते हैं, लेकिन ये तो हेड ऑफिस ने भेजे हैं ना, लिख देता हूँ। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस, साफ लिखा होगा। हेड ऑफिस ने किया तो हेड ऑफिस ने ये लिखा होगा, राइट। या फिर लिखा होगा कैश रिसीव फ्रॉम फॉर एक्सपेंसेस फ्रॉम हेड ऑफिस, वो भी बात सेम है। तो रेंट का खर्चा जनवरी 16 से 31 जनवरी 2017 तक का। बच्चे सोच सकते हैं 13 महीने कैसे हुए, गिन लेना। बड़ा कठिन है यार गिनना, ये 10 होंगे ये तो। जनवरी मतलब 10 हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने हो गए। नवंबर, दिसंबर 12 महीने हो गए। 1 जनवरी का और 13 महीने हो गए। ये कठिन होता है, राइट। तो वैसे ही नॉर्मली समझा करो। तो 26,000 रुपये लिख दो इसके रेंट के। अंदर लिखना
क्योंकि मुझे 12 महीने का खर्चा दिखाना है। तो इसमें प्रीपेड 1 महीने का है, 26,000 कितने महीने का है, 13 मंथ्स का। 1 महीने का निकालने के लिए क्या करूँ, 13 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। फिर 2,000 लेस कर दो, कितना रह गया, 24,000 रह गया। कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। दोबारा सुन लो, 26,000 रुपये जो रेंट है 13 मंथ्स का है, उसमें 1 महीने का ज़्यादा है, मुझे इसमें 12 महीने का खर्चा दिखाना है। 13 से डिवाइड करूँगा, 1 मंथ का आ जाएगा 2,000, और 2,000 26,000 में से मैं लेस कर दूँगा तो रह जाएगा 24,000, जो मैं रेंट के नाम से यहाँ पर दिखाऊँगा ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। अच्छा, और भी है खर्चा ऐसे थोड़ी है, और भी है, वो भी है, क्या बोलते हैं उसे, इंश्योरेंस टू 31 मार्च 2017। इंश्योरेंस 31 मार्च 2017 तक का है, 36,000 रुपये। इंश्योरेंस के बारे में एक ब्यूटीफुल बात है कि इंश्योरेंस की जो भी प्रीमियम होती है वो 12 मंथ्स की होती है। जैसे रेंट अभी 13 महीने का हो गया था, इंश्योरेंस नहीं हो सकता, क्लियर? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम या तो मंथली दी जाती है, या क्वार्टरली, या ईयरली, या फिर ईयरली, राइट। तो कुछ अगर इस तरीके का मेंशन नहीं है तो हम उसे ईयरली मानते हैं। इंश्योरेंस टू 31 मार्च 17, तो इंश्योरेंस टू 31 मार्च 17 का मतलब होता है वो उसका टाइम स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का 12 महीने का है। लेकिन हमारी लिमिटेशन क्या है, हम उतने टाइम से ज़्यादा का नहीं दिखा सकते जिस टाइम पर हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016। हो सकता है कोई सवाल हो जिसमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा हो, लेकिन इस सवाल में क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016, राइट। तो मेरे को यहीं तक का खर्चा दिखाना है। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का खर्चा दिखाना है, कितने महीने का, 9 महीने का। इसमें 3 महीने का ज़्यादा है जो 2017 से रिलेटेड है, अप्रैल मई जून तक, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च का, राइट। तो 3 महीने का इसके अंदर प्रीपेड हो गया। अब दोबारा सुन सकते हैं, इंश्योरेंस टू 31 मार्च 2017 36,000 रुपीज़ 12 मंथ का खर्चा है, जिसमें 3 महीने 2017 के जनवरी फरवरी मार्च जो इस साल हम नहीं दिखाएंगे, प्रीपेड हो जाएंगे, लेस करेंगे, राइट। ये रेंट एक खर्चा आ गया जिसका अमाउंट 24,000 लिख देता हूँ मैं यहाँ। और दूसरा खर्चा आया इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस 36,000 है। 36,000 कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का। इंश्योरेंस का प्रोग्राम यहाँ कर देते हैं, वहाँ जगह कम है। इंश्योरेंस 36,000 तो कितने महीने की है, 12 मंथ्स की, 3 मंथ्स की प्रीपेड है। तो 12 से डिवाइड करोगे 1 मंथ का 3,000, 3 या 9,000 हो गया 3 मंथ्स का, राइट। तो 9,000 आप लेस कर दीजिए तो 27,000 आप इंश्योरेंस के यहाँ पर दिखाओगे, क्लियर। 36,000 में से 9,000 आपके प्रीपेड है, तो मुझे कितने दिखाने पड़ेंगे, 27,000। इज दैट ओके? लेकिन एक बात और है कि जो भी प्रीपेड का अमाउंट होगा तो मुझे असेट्स में भी दिखाना पड़ेगा बच्चों। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना था, 2,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस ये कितना है, 9,000 रुपये, क्लियर। ये कहानी बनी। अब आगे देखते हैं, इंश्योरेंस के बाद सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सैलरी एंड वेजेस में कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि उसका कोई टाइम का बताया नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इसी टाइम का होगा, इसी टाइम मतलब 12 महीने का। इसको लिख देता हूँ, सैलरी एंड वेजेस कितने किलो की है, अरे किलो में नहीं नापी है, रुपए में होगी, रुपए लिख पाऊंगा, 56,000, ठीक है भाई। आगे देखो, अब क्या देखो, सवाल की जानकारी खत्म हो गई, अब तो कैलकुलेशन करने का टाइम है। ये ब्रांच का डायरेक्टर हमसे कुछ कहेगा, इसकी बात सुनेंगे हम, लेकिन ये बेचारा मजबूर है, कुछ कह नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कुछ जानकारी रह गई है, जिसकी वजह से ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, क्रेडिट में अब इसमें देखो ओपनिंग डेटर नहीं है, एक तो ओपनिंग डेटर नहीं है और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं है, 2 चीज़ नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट बना के 2 चीज़ तो आप नहीं फाइंड कर सकते, एक चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो वो एक चीज़ तब फाइंड कर पाओगे जब दूसरी चीज़ इसमें फीड करोगे। या तो ओपनिंग डेटर फीड करो और कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालो, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर फीड करो और ओपनिंग डेटर्स निकालो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास जानकारी है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की, राइट। तो मैंने आपको बताया क्या था कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस कैसे आता है, जो मेरे को सवाल में दे रखा है 226। नकद माल कितने का बेचा और डेटर से कितना कलेक्ट हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन दोनों को जोड़ो और ब्रांच के खर्चे घटाओ, तब आता है। सही है ना? इन दोनों को जोड़ो और ब्रांच के खर्चे घटाओ, तब आता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। लेकिन ब्रांच के खर्चे तो है ही नहीं इसमें। ब्रांच के खर्चे से मतलब ब्रांच ने कोई खर्चा किया, सवाल में दिया नहीं। तो यहाँ पर 226 इज द टोटल ऑफ दिस एंड दिस ओनली। तो 226 में से 86 का है कैश सेल्स के, बचे हुए पूरे के पूरे में ये मानूंगा कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के हैं। इसमें से मैं ये कैलकुलेटर से लेस करूँगा, राइट। तो 1,40,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1,40,000। 1,40,000 ये डिफरेंस मान लो इसको, या बैलेंसिंग फिगर मान लो, राइट। इसमें से इसे लेस करो तो ये डिफरेंस मान लो या फिर बैलेंसिंग फिगर मान लो, राइट। अब ये 1,40,000 रुपये यहाँ फीड कर दूंगा कहाँ? डेटर्स अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 1,40,000। अब देखो मेरे पास सामान पूरा हो गया। डेटर्स के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस कर दो। डेटर्स का क्रेडिट का टोटल कैलकुलेटर से लगाओ, उसमें से डेबिट का टोटल लेस कर दो, तो ओपनिंग डेटर्स की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। 65 हाँ 65,200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर आया, बात को समझो, दोबारा सुनो। अगर ये ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो बैलेंसिंग फिगर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता, राइट। अब ये नहीं दिया था तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर मैंने कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की हेल्प से निकाला, और फिर जिसको मैंने यहाँ पर फीड किया तब मैं निकाल पाया ओपनिंग डेटर्स। और ये ओपनिंग डेटर्स जो निकाले हैं ना मैंने, ये मेरे को यहाँ पोस्ट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। बात को ध्यान से समझना, कहाँ फीड करने पड़ेंगे? ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का था? 65,200। अब ब्रांच अकाउंट का आंसर आप निकाल सकते हो। टू जनरल P&L अकाउंट कैसे निकालोगे? ये बड़ा कठिन होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 50-50 किलो के 2 बाट रखने पड़ेंगे। देखो ये क्रेडिट वाला है, इस सब का टोटल लगाओ कैलकुलेटर पे, एक एक करके दबाना पड़ेगा, और उसमें से डेबिट के सारे टोटल के आइटम्स के टोटल को लेस कर दो, तो तुरंत तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। कितना आएगा जनरल P&L? कैलकुलेट करिए। तो लॉस आ जाएगा, राइट। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, सीधी सी बात है। तो लॉस आ जाएगा आपका, उसको आप क्या लिखेंगे? बाय जनरल P&L अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे लॉस। और एक और बात सुन लो कि बैलेंस शीट से ऊपर लिखा जाएगा। कितने रुपए का आ रहा है? 3,800। Is that okay? This is the completion of the solution of the numerical which was related to the goods supplied to branch by head office at cost price, and the goods sold by branch was not only for cash but also on credit, right? So through going through this lecture video, you will come to know that how to prepare branch account, and not only branch account, branch debtors account as well, and to find out the missing value which is not there in the question, which is based on the preparation of branch debtors account, then only you will be able to prepare the branch account. जब तक debtors account complete नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं आएगी ओपनिंग डेटर्स की, जिसको फीड करने के बाद ही ब्रांच अकाउंट कंप्लीट होगा, राइट। और डेटर्स अकाउंट भी कंप्लीट नहीं होता
जब तक हमारे पास ये नहीं होता कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो हमने निकाला कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस के बेसिस पे, राइट। दो तरीके होते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के। जैसे रेंट आपके पास है, उससे रिलेटेड प्रीपेड भी है। रेंट में प्रीपेड 1 महीने का है, राइट, और इंश्योरेंस में प्रीपेड हमारा जो है 3 महीने का है। इसको शो करने के दो तरीके होते हैं ब्रांच अकाउंट के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना, ये एक टेक्निकल टर्म है जो आपके आंसर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर या तो आप ऐसे लेस करके दिखाओ, मैं दो तरीके बताऊंगा दोनों, या तो आप ऐसे लेस करके दिखाओ, जैसे मैंने 26,000 के रेंट में से 1 मंथ का प्रीपेड लेस कर दिया, 24,000 आ गया। और इंश्योरेंस मेरा जो 36,000 था उसमें से मैंने 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीपेड लेस कर दिया, तो ये 27,000 आ गया। अगर आप ये लेस करके दिखाओगे, बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म। आई एम केयरफुली एक्सप्लेनिंग यू द थिंग विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत जरूरी है आप सबके लिए समझना। दोनों तरीके बताऊंगा। पहले रेंट में से आप प्रीपेड लेस कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगा 24,000, और इंश्योरेंस के 36,000 में से 3 महीने का प्रीपेड लेस कर दो, अमाउंट आ जाएगा 27,000। अगर आप ये लेस करके दिखाते हो तो फिर आप क्रेडिट में ये दोनों अमाउंट नहीं दिखाओगे, राइट। अगर आप ये लेस करके दिखाते हो, रेंट में से रेंट का प्रीपेड पोर्शन लेस करते हो, इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस का प्रीपेड पोर्शन लेस करते हो, तो फिर आपको प्रीपेड रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन अब ये तो हो गई एक सिचुएशन, मैंने कहा तो दोनों बताऊंगा। आंसर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दोनों सिचुएशन से आंसर सेम आना चाहिए, राइट। ये तो एक बात हो गई जब हम उसको लेस करके दिखा रहे हैं डेबिट में। हम एग्जैक्टली दिखाई 12 मंथ्स का रहेंगे। अगर हम लेस कर देंगे, 13 महीने का था 1 महीने का लेस करके 12 महीने का। इंश्योरेंस 12 महीने का था, इस साल से रिलेटेड 9 महीने का था, 3 महीने का लेस करके 27। एक तो ये तरीका है, तो फिर क्रेडिट में मत दिखाऊंगा। अगर आप क्रेडिट में दिखाना चाहते हैं तो फिर डेबिट में मत घटाना, ये दूसरी सिचुएशन है। अगर आप क्रेडिट में दिखाना चाहते हैं तो डेबिट में मत घटाना, ये दूसरी सिचुएशन है। मतलब पूरे 26,000 रेंट के दिखाना और पूरे 36,000 इंश्योरेंस के दिखाना, राइट। जब पूरा अमाउंट दिखाओगे तो फिर आप क्लोजिंग बैलेंस रेंट का और प्रीपेड इंश्योरेंस का क्रेडिट में दिखाओगे ही दिखाओगे, और आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। आंसर इज 38,200 विच इज अ लॉस, राइट। कैसे आएगा? 40,000 प्लस 65,200 प्लस 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 27,000 प्लस 56,000 माइनस 16,000 माइनस 2,26,000 माइनस 40,000 माइनस 32,000, 38,200 आएगा। क्लियर? और अगर आप दोनों, अगर आप पूरा अमाउंट दिखा रहे हो बिना घटाए डेबिट में 26 और 36, तो फिर आप क्रेडिट में दिखाओगे 2,000 और 9,000। बात एक ही है यार, क्रेडिट में दिखाओ तो वहाँ घटाना नहीं पड़ेगा, इफेक्ट तो सेम ही आया ना, साइंटिफिक है मेथड। क्लियर? सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर हम कोशिश करेंगे इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड हो, वो बड़ा बच्चों को परेशान करता है, वो परेशानी का खात्मा करेंगे हम, राइट। उसकी ट्रिक बताएंगे, बहुत ब्यूटीफुल, दिल खुश हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच।